नमस्ते दोस्तों। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। सोचिए अगर हम किसी एक दिन को मान लीजिए 8 फरवरी 2026 को फ्रीज कर दें और देखें कि उस एक दिन में भारत में पॉलिसी लेवल पर क्या क्या चल रहा था। ये एक स्नैपशॉट होगा जो हमें दिखाएगा कि कोई भी देश एक साथ कितने अलग अलग मोर्चों पर काम करता है। तो सवाल यही है कि एक देश सिर्फ एक दिन में आखिर किन चीज़ों पर फोकस करता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आइए मेरे साथ एक सफ़र पर चलिए। हम शुरू करेंगे बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, एक गांव से, फिर जाएंगे देश की सबसे बड़ी अदालत तक और वहां से सीधा दुनिया के मंच पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जो सीधे तौर पर आम लोगों और उनके इलाकों से जुड़ी है। इसका नाम है MPLAD स्कीम और आजकल इस पर एक जोरदार बहस चल रही है। तो ये MPLADS आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये 1993 में शुरू हुई एक सरकारी योजना है। इसके तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वो अपने इलाके की ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं, जैसे कि कोई स्कूल बनवा दिया, सड़क ठीक करवा दी या फिर कोई कम्युनिटी हॉल बनवा दिया। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो सांसद हैं वो अपने इलाके के लिए किसी प्रोजेक्ट का सुझाव देते हैं। फिर जो जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो उस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है और उसे पूरा करवाती है। मतलब सांसद का काम है बताना कि क्या होना चाहिए और प्रशासन का काम है उसे करवाना। अब इस स्कीम की एक बहुत खास बात है और वो है सोशल जस्टिस। कानून ये कहता है कि फंड का कम से कम 15% हिस्सा अनुसूचित जाति यानी SC आबादी वाले इलाकों में खर्च होना चाहिए और 7.5% हिस्सा अनुसूचित जनजाति यानी ST आबादी वाले इलाकों में। ये पक्का करने के लिए कि विकास का फायदा समाज के हर कोने तक पहुंचे। तो सवाल ये है कि क्या ये पैसा सच में इस्तेमाल हो भी रहा है? अगर हम 17वीं लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो जवाब है हाँ, करीब 75% फंड का इस्तेमाल हुआ है। तो यह आंकड़ा बताता है कि कुछ कमियों के बावजूद मोटे तौर पर यह स्कीम जमीन पर काम तो कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इसके भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है। दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि इस स्कीम में सुधार करो, इसे बेहतर बनाओ, मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि इसे पूरी तरह बंद कर दो क्योंकि इसमें पैसे का गलत इस्तेमाल होता है और फंड्स बिना इस्तेमाल के पड़े रहते हैं। चलिए अब लोकल डेवलपमेंट की गलियों से निकलकर देश की न्याय व्यवस्था की तरफ चलते हैं। खासकर मौत की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1310। ये वो संख्या है जितनी मौत की सजाएं सेशन कोर्ट ने 2016 से 2025 के बीच सुनाई। ये काफी बड़ा नंबर है और ये हमें न्यायिक प्रक्रिया का पहला स्टेप दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये सारे मामले ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में गए तो इनमें से सिर्फ 8.31% सजाओं को ही कंफर्म किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फिल्टर लग गया और ज्यादातर मौत की सजाएं बदल दी गई। और अब सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, पिछले 3 सालों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मौत की सजाओं को कंफर्म किया है? जानते हैं? 0, एक भी नहीं। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था की सोच में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं। पहली, 2025 में दी गई 95% मौत की सजाएं खुद सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के खिलाफ थीं। दूसरी, कई मामलों में सजा कम करने वाले पहलुओं पर ठीक से सुनवाई ही नहीं हुई। और तीसरी वजह, सालों साल किसी को मौत की सजा पर रखना उसकी मानसिक स्वास्थ्य और आर्टिकल 21 के तहत मिले जीने के अधिकार पर भी सवाल उठाता है। इसीलिए अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है, उम्र कैद, वो भी बिना किसी माफी के। ठीक है, तो अब देश की अदालतों से निकलकर दुनिया के मंच पर चलते हैं। यहां पर भारत अमेरिका के बीच हुई एक नई ट्रेड डील ग्लोबल गेम को बदल रही है। इस डील की सबसे बड़ी और सीधी बात आपको इस चार्ट में दिखेगी। देखिए, 2025 तक अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रहा था, लेकिन फरवरी 2026 तक ये घटकर सिर्फ 18% रह गया है। ये भारतीय बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पर यह सिर्फ टैक्स कम करने का मामला नहीं है, इसके पीछे एक गहरी स्ट्रैटेजी है। ये एक तरह की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। ये डील भारत को ज़रूरी खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स हासिल करने में मदद करेगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है, जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रही हैं। तो देखा आपने, हमने 3 बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखी। एक लोकल फंड की, एक देश की न्याय व्यवस्था की और एक ग्लोबल ट्रेड की। अब समय है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का। तो ये है 8 फरवरी 2026 की पूरी तस्वीर। एक ही दिन, एक ही देश। एक तरफ वो अपने गांव में सड़कें और स्कूल बना रहा था, दूसरी तरफ न्याय के सिद्धांतों को फिर से समझ रहा था और तीसरी तरफ दुनिया में अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टनरशिप कर रहा था।
लोकल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन तीनों में से यानी लोकल डेवलपमेंट, क्रिमिनल जस्टिस और ग्लोबल ट्रेड, आपको क्या लगता है आने वाले सालों में कौन सा एरिया भारत के लिए सबसे बड़े और गहरे बदलाव लेकर आएगा? सोचिएगा जरूर। Today we're doing something a little different. We are going to put your current affairs knowledge to the ultimate test. So, do you think you've been paying attention to what's happening in governance, law, and even global trade? Well, let's find out. All right, are you ready for this? It's time to see what you've really got. No pressure. Let's jump right in. First up, we're tackling governance and schemes. You know, the stuff that really affects how things run day to day. The details here can be super tricky, so let's see how you do. Here's your first question. Okay, question number 1. When it comes to the Member of Parliament Local Area Development Scheme, you probably know it as MPLADS. Who has the final say, the final authority to actually sanction and carry out the works that are recommended? Okay, here are your options. Is it A, the Member of Parliament, the MP themselves, B, the District Authority, C, the Speaker of the Lok Sabha, or D, the State Legislative Assembly? Take 5 seconds, think about it, and lock in your answer. And the answer is B, the District Authority. If you got that one, awesome start. So here's the deal. The MP can recommend projects, but that's where their role ends. It's the district authority that actually has the power to see if it's doable, greenlight the funds, and get the work done. It's a key separation of powers, really. All right, let's stick with that theme. Hope you're warmed up. Question 2, also about MPLADs. This time, we're talking about a nominated member of parliament from either the Rajya Sabha or the Lok Sabha. Where can they recommend works? Here are your choices. A, only in the district where they happen to live. B, anywhere in the entire country. C, anywhere within one single state of their choice. Or D, only in the capital city of India. You've got 5 seconds. Go. And the correct answer is C, anywhere within one state of their choice. That's right. A nominated MP gets to pick one state, any state in the country, and can then recommend projects for any district inside that state. It's pretty interesting, right? It gives them a ton of flexibility compared to an elected MP who's, tied to a specific constituency. Okay, let's switch gears. We're moving from governance to the judiciary. Our next section is all about the rule of law, and we've got some really important questions about what's been happening in the courts. Question number 3. This is a big one. A recent report came out, and it asks how many death sentences did the Supreme Court of India actually confirm over the last 3 years? So, what do you think? Is the answer A, 50 sentences, B, 12 sentences, C, 0 sentences, or D, a whopping 100 sentences? Take 5 seconds on this one. The answer here is, well, it's pretty shocking. It's C, 0, not a single one. In the last 3 years, while lower courts have given out hundreds of death sentences, the Supreme Court confirmed exactly 0 of them. It really shows you how cautious the highest court is being, and just how high the bar is now for capital punishment. So, following up on that, let's dig a little deeper. Question 4. What percentage of death sentences given by trial courts in 2025 were actually found to be in violation of the Supreme Court's own rules for sentencing? Okay, your options are A, 25%, B, 50%, C, 75%, or D, 95%. 5 seconds. Think about it. And the answer here just highlights the problem. It's D, a staggering 95%. Can you believe that? In almost every single case, there were major procedural problems. The biggest issue? The trial courts often just weren't holding the required mitigation hearings, where they're supposed to look at the accused person's background and circumstances before making such a final decision. All right, time for our final round. Let's zoom out from the domestic scene and look at the bigger picture. We're talking global trade. Here we go, the last question. In a recent trade deal in February of 2026, the U.S. cut back on some of its tariffs on Indian goods. So what is the new, lower tariff rate? Your options are A, 18%, B, 50%, C, 10%, or D, 5%. Last chance to score a point, so make it count. 5 seconds on the clock. And the final correct answer is A, 18%. This is a huge deal because the old tariff back in 2025 was all the way up at 50%. So this drop is a really big step in the right direction for easing some of those trade tensions.
And that's a wrap. The challenge is over. The answers are right there on your screen, so go ahead and add up your points. How did you do? Hey, whether you got a perfect score or just one right, I hope you picked up something interesting along the way. But before we go, let me leave you with this question to chew on. We've talked about these three very different things, right? How local development works, the Supreme Court's stance on the death penalty, and new trade deals. So how do you think these threads will all weave together to shape India's story over the next year? Just something to think about. Thanks for playing along, and we'll catch you on the next one.